Hello everyone, welcome to your own YouTube channel Forensic Fusion. I am very sorry guys, मैं बहुत ज़्यादा frequently वीडियोज़ नहीं ला पाया. अभी भी मुझे सोर थ्रोट है और फीवर है, बट स्टिल आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज दिस टॉपिक इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक्स. और इसको लेके मुझे 50 टेक्स्ट आ गए हैं कि भैया प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बना दो. सो हियर यू गो. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज क्रिमिनल प्रोफाइलिंग एंड जोग्राफिकल प्रोफाइलिंग को समझेंगे. तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ. अगर लेक्चर में आज आवाज़ थोड़ा कम हो तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, बिकॉज़ आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है. इस वजह से हो सकता है आवाज़ आपको उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना आए. एंड द सेकेंड थिंग इज़, आज आपको मेरा फेस नहीं दिखेगा बिकॉज आई एम सिक, सो आई एम नॉट टर्निंग ऑन माई कैमरा एंड आई होप इट्स फाइन. सो लेट अस कंटिन्यू गाइज. फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ क्राइम. क्राइम इज़ द वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ द लैंड. ठीक है. अब क्राइम के ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखा है जो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है. यू कैन जस्ट गो एंड चेक वंस. ठीक है. क्राइम क्या होता है, देखिए, कोई एक ऐसा काम जिससे आप किसी और को हर्ट कर रहे हो, कोई वायलेशन कर रहे हो लॉ ऑफ द लैंड का, या फिर कोई ऐसा लीगली अबाइडिंग आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको लॉ मैंडेट करता है. फॉर एग्जांपल टैक्स पेइंग जो आप नहीं कर रहे हो, तो वो भी एक किस्म का वायलेशन है. देखो, क्राइम दो चीज़ें हो सकता है, या तो आपने कुछ किया या तो आपने कुछ नहीं किया. क्या किया यानी मान के चलो आपने किसी को हर्ट किया या फिर आपने कोई गलत काम किया तो वो भी क्राइम में आता है. और अगर मान के चलो आपने कोई काम नहीं किया, फॉर एग्जांपल आपने टैक्स नहीं पे किया या फिर कोई ऐसा ज़रूरी काम था जो लॉ आपको बोलता था कि आपको करना चाहिए बट आपने नहीं किया. अब देखिए, सिन और क्राइम में भी एक डिफरेंस होता है. सिन क्या होता है, दैट इज़ मोर रिलीजियस टर्म. ठीक है. एंड क्राइम क्या होता है, दैट इज़ द वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड दैट इज़ पनिशेबल बाय द स्टेट. ठीक है. चलिए अब हम इसको देखते हैं. एनी एक्ट और एक्टिविटी विच इज़ अगेंस्ट द लॉ इज टर्म्ड एज क्राइम. इंडिया के लिए व्हाट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. इट कैन बी फर्दर डिफाइंड एज एन अनलॉफुल एक्ट performed by an individual that may be unintentionally or intentionally causing harm to others. Crime is the violation of the law of the land. ठीक है. ये law of the land in case of India, it is the supreme constitution. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. Now let us understand what is criminology. It is a scientific approach to study the criminal behavior that was coined in 1885 बाई राफेल गारोफेलो. ठीक है. देखिए, अब प्रोनाउंसिएशन में मत जाना, आप ये नाम याद कर लेना. प्रोनाउंसिएशन में इसलिए मत जाना बिकॉज अंग्रेज़ी नाम है तो हो सकता है मुझसे मिसप्रोनाउंसिएशन हो गया होगा. चलिए, एडविन सदरलैंड एंड डोनाल्ड क्रेसी ने क्रिमिनोलॉजी को ऐसे डिफाइन किया कि इट इज़ द बॉडी ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग क्राइम एज अ सोशल फेनोमेनन. क्राइम क्या है, इट इज़ अ सोशल फेनोमेनन वाइल डिस्क्राइबिंग क्रिमिनोलॉजी. ठीक है. सोशल फेनोमेनन यानी क्या, देखिए, क्राइम जो है वो भी आप मान के चलिए कि दो टाइप का हो सकता है. ठीक है. एक हो गया आपका ऑफेंस अगेंस्ट एन इंडिविजुअल एंड ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, ऑफेंस अगेंस्ट द सोसाइटी. तो जो क्राइम होता है लाइक एज एन आपका क्रिमिनल केस होता है, वो सब आपका ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट है. आपने चाहे किसी एक इंसान की हत्या कर दी हो, मर्डर कर दिया हो, बट उसे भी हम क्या मानेंगे, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट मानेंगे, बिकॉज इस काम से आपने पूरे सोसाइटी पे अपना इम्पैक्ट छोड़ा है. ठीक है. वहीं पे अगर बात किसी सिविल सूट की होता है, जहाँ पे मान के चलो एक कंपनी दूसरे पे चार्ज कर रही है या एक एम्प्लॉय अपने कंपनी पे चार्ज कर रहा है, सिविल सूट, तो वो क्या होता है, दैट इज़ इंडिविजुअल ऑफेंस. मतलब उसको हम एज ए सोसाइटियल ऑफेंस नहीं देखेंगे. समझ गए ना. इस पर भी मेरा डिटेल वीडियो है, आप जल्दी से जाइए. इस वीडियो को अभी के लिए आप यहाँ तक देखिए, उसके बाद यहाँ से आप बाद में कंटिन्यू कीजिएगा. गो एंड वॉच द लेक्चर दैट आई अपलोडेड ऑन क्राइम. प्रॉपर क्राइम के डेफिनेशंस के साथ मैंने अपलोड किया हुआ है. उस वीडियो को अच्छे से देख के आओ, फिर आप क्रिमिनोलॉजी पढ़ो. विदाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्राइम यू कैन नॉट स्टडी क्रिमिनोलॉजी. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. वट इज़ द एम ऑफ क्रिमिनोलॉजी? सो द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ जनरल एंड वेरीफाइड प्रिंसिपल्स एंड if other types of knowledge regarding this process of law, crime and its control and prevention and the treatment of offenders. देखिए, एम क्या है क्रिमिनोलॉजी का,
क्रिमिनोलॉजी का एम है द डेवलपमेंट ऑफ ए बॉडी ऑफ जनरल एंड वेरीफाइड प्रिंसिपल्स, ठीक है, एंड ऑफ, नॉट इफ, एंड ऑफ अदर टाइप्स ऑफ नॉलेज, अलग किस्म के नॉलेज, कैसे नॉलेज, रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कि गवर्न करते हैं प्रोसेस ऑफ लॉ को, क्राइम को, एंड द स्टडी ऑफ क्राइम ऑब्वियसली, एंड इट्स कंट्रोल, कैसे उस क्राइम को कंट्रोल किया जाए, कैसे उसका प्रिवेंशन किया जाए, एंड ऑफेंडर्स का ट्रीटमेंट किया जाए। हेट द क्राइम नॉट द क्रिमिनल्स, हेट द डिजीज़ नॉट द पेशेंट, ठीक है, ऐसे कई सारे कोट्स आपने सुने होंगे। तो आपके जो ऑफेंडर्स होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, उनको काइंड ऑफ ट्रीट करने की ज़रूरत है। दे आर लाइक पेशेंट्स, उनसे वो डिजीज़ निकालना है, उनको थ्रू उनका इम्प्रूवमेंट कराया जा सकता है थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम्स, डिफरेंट काइंड ऑफ क्या कहे, पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट्स या फिर पनिशमेंट से आप उनमें सुधार लाओ। समझ रहे हो बात को? उनमें सुधार लाने की बात करी जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिमिनोलॉजी? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स नियरली सेम, बट लेट्स डिस्कस इट कि द डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सली फॉर्मुलेटेड सेट्स ऑफ प्रिंसिपल्स, ठीक है, जो यूनिवर्सली माना जाए, यूनिवर्सल हो, एंड फॉर्मुलेटेड सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, और उन प्रिंसिपल्स का काम क्या हो, एंड डेफिनेशंस रिगार्डिंग क्राइम्स, ठीक है। प्रिंसिपल्स का काम होगा क्या? स्टडी, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, ट्रीटमेंट ऑफ क्रिमिनल्स एंड प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, ठीक। चलिए ये इट इज़ नियरली सिमिलर टू दैट एम एंड ऑब्जेक्टिव आर नियरली सेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिमिनोलॉजी इज़ ऑल्सो एज ओल्ड एज द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। जितना ओल्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उतना ही ओल्ड क्रिमिनोलॉजी भी है। एंड इट इज़ यूजुअली द क्रिटिक ऑफ द लॉ, जो लॉ का क्रिटिक है, लॉ में कहाँ पे बदलाव की ज़रूरत है वहाँ पे वो बदलाव करने में हेल्प करता है। समझ गए? चलिए नाउ व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी, लेट अस अंडरस्टैंड। स्टडी ऑफ द कॉजेज ऑफ क्राइम्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल्स। क्रिमिनोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ द कॉजेज ऑफ क्राइम्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल्स, ठीक। स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल लॉज, ये सब कुछ कहाँ कवर हो रहा है? दिस एवरीथिंग इज गेटिंग कवर्ड अंडर क्रिमिनोलॉजी। वैसे ही क्रिमिनल सोशियोलॉजी में क्या आता है? दिस इज द स्टडी ऑफ द एफर्ट्स ऑफ सोशल कंडीशन ऑन क्राइम एंड अ क्रिमिनल इंक्लूडिंग द मिशनरी ऑफ द जस्टिस एंड द एवोल्यूशन ऑफ क्रिमिनल लॉ एंड पनिशमेंट। चलिए इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि क्रिमिनल सोशियोलॉजी क्या है। दो चीज़ें हैं, एक है क्रिमिनल और एक है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी क्या है? सोसाइटी की कंडीशन की स्टडी है, राइट। और क्रिमिनल सोशियोलॉजी जो क्राइम से डील कर रहा है। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो दिस इज़ द स्टडी ऑफ द एफर्ट्स ऑफ सोशल कंडीशन। सोशल कंडीशन के एफर्ट्स की स्टडी है, किस पे? किसकी स्टडी है? क्राइम पे, ठीक है। किस पे उसका एफर्ट हो रहा है, किस पे उसका इम्पैक्ट हो रहा है? क्राइम पे हो रहा है। एंड अ क्रिमिनल, एक क्राइम के साथ क्रिमिनल पे हो रहा है, इंक्लूडिंग द मिशनरी ऑफ जस्टिस एंड द एवोल्यूशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। इससे जो है क्रिमिनल लॉ और पनिशमेंट के एवोल्यूशन में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी में नेक्स्ट वी आर स्टडिंग द क्रिमिनल साइकियाट्री। साइकियाट्री क्या है? दिमाग की स्टडी। उसी तरह से क्रिमिनल साइकियाट्री इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड इन रिलेशन टू क्रिमिनलिटी। क्रिमिनल्स या क्रिमिनल बिहेवियर के रिस्पेक्ट में ह्यूमन माइंड की जो स्टडी है उसको हम कहते हैं क्रिमिनल साइकियाट्री। अब आते हैं क्रिमिनल इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट। तो उसी स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट को जब आप विथ रिस्पेक्ट टू क्रिमिनल बिहेवियर करते हो या इन रिलेशन टू क्रिमिनलिटी करते हो तो इट बिकम्स क्रिमिनल इकोलॉजी, ठीक है। द स्टडी ऑफ क्रिमिनलिटी इन रिलेशन टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए कम्युनिटी। डिस्ट्रीब्यूशन इन ए कम्युनिटी कह लो या फिर आप उसको जो है स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट भी कह सकते हो। आफ्टर ऑल एक कम्युनिटी में पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर एक कम्युनिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो सब कुछ आपका किसके अंडर में आ रहा है? इकोलॉजी की तो अंडर में आ रहा है। आपने ऐसा पढ़ा होगा ना क्लास 11 में, आई गेस, अगर आपने साइंस लिया होगा, जो कि आपने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने लिया है। आपने अगर इकोलॉजी पढ़ा होगा बॉटनी में तो आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा, ये देख के आपको कुछ फेमिलियर से फीलिंग आ रही होगी, राइट। दिस इज़ द पॉपुलेशन जो ए स्पीशीज़, बी स्पीशीज़ और सी स्पीशीज़ को कंटेन कर रहा है, राइट। ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे। तो आई होप आपने क्रिमिनल इकोलॉजी समझ लिया होगा। एंड गाइज इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट्स तो आप लोग बेझिझक मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। यू आर ऑल्सो हैविंग माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स आई बिलीव
ठीक है। आप मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स के थ्रू मुझे लिंक्डइन पे आप, लिंक्डइन भी मेरा आईडी बहुत सिंपल सा है, @ForensicFusion, ठीक है। मेरा टेलीग्राम भी एकदम सिंपल सा है, आपको याद रहेगा, ये @ForensicFusion ऑफिशियल। आप मुझे वहाँ जाके टेक्स्ट कर सकते हो। आपके पास मैंने मेरा ईमेल आईडी भी दे रखा है, ठीक है। मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको पता है, आप चले जाइए और मुझे आप डायरेक्टली टेक्स्ट कर दीजिए। बहुत लोगों के पास तो मेरा नंबर भी है, आप चाहे तो मुझे व्हाट्सएप पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं। जस्ट लेट मी नो आपको डाउट्स कहाँ पे आ रहे हैं, सो दैट आई कैन सॉल्व इट, ठीक है। या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कहाँ पे डाउट आ रहा है, आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पे एक और लेक्चर ले आएंगे जहाँ पे आपके डाउट्स को हम सॉल्व कर देंगे। एंड आई एम प्लानिंग कि हम बहुत जल्दी एक ऐसा लाइव सेशन कंडक्ट कर सकते हैं जहाँ पे डाउट सॉल्विंग सेशन होगा प्रॉपर आप लोगों के लिए। सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू सपोर्ट द आइडिया ऑफ डाउट सॉल्विंग सेशन एंड इफ़ यू वुड लाइक दैट, ठीक है। चलिए, लेट अस नाउ स्टडी द क्रिमिनल डेमोग्राफी, स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिमिनोलॉजी एंड पॉपुलेशन। डेमोग्राफी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। नाउ क्रिमिनल एपिडेमोलॉजी, study of relationship between criminality and environment. Criminal physical anthropology, study of criminality in relation to the physical constitution of humans. Victimology, ये तो बहुत सिंपल है, study of victim, study of the role of the victim in a commission of crime. अब बहुत लोग ऐसे होंगे जो इतना सारा टर्म देख के कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर इतना सब क्या हमको सीखना है, याद करना है। तो हाँ, अगर आप याद करते हो तो ये आपको फ्यूचर में भी काम आएगा, ठीक है। तो आप कोशिश करना कि आप याद कर लो। चलिए, क्रिमिनोलॉजी स्टडीज़ वेरियस प्रोसेसेस एंड मेजर्स एडॉप्टेड फॉर वायलेंस एज अ क्राइम इन द सोसाइटी दैट आर। क्रिमिनोलॉजी क्या करता है? स्टडी करता है डिफरेंट प्रोसेसेस को, वेरियस प्रोसेसेस को एंड मेजर्स को जो कि एडॉप्ट किए जाते हैं फॉर वायलेंस एज अ क्राइम इन अ सोसाइटी, ठीक है। जैसे द डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, the arrest and apprehension, this will be apprehension I believe, ठीक है, the arrest and apprehension of criminals, the prosecution and conviction of criminal in a judicial proceeding, ठीक, the enforcement of laws, degrees and regulation, कौन से लॉज को इन्फोर्स करना है, किस डिग्री तक करना है और उसका कैसे रेगुलेशन होना चाहिए, the administration of police and any other law enforcement agency, the maintenance of recreational facilities and other agencies and strategies that prevent the development of crime and the criminal behavior. इसका क्या मतलब हुआ? Maintenance of recreational facilities for recreation, ठीक है, and other agencies जो अलग ऐसे similar जो होंगे, ठीक है, and strategies, क्या strategies अप्लाई करी जा सकती है to prevent the development of crime, कैसे हम क्राइम के डेवलपमेंट को रोक सकते हैं और क्रिमिनल बिहेवियर को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मोडस ऑपरेंडाई। इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो लॉन्च किया है कुछ ही दिन पहले, जो कि आप जल्दी जाइए और देख लीजिए। इस लेक्चर को पूरा देख लीजिए, उसके बाद जाके आप मोडस ऑपरेंडाई को डिटेल में समझना, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये पूछ सकता है एग्ज़ाम में। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट इन डिटेल। एक स्लाइड में आप मोडस ऑपरेंडाई को नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पे मैं आपको बेसिक आइडिया ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा, बिकॉज मैं इसमें पूरा क्रिमिनोलॉजी और ज्योग्राफिकल प्रोफाइलिंग को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में मोडस ऑपरेंडाई को लेके बात नहीं करूँगा, बट मोडस ऑपरेंडाई के लिए मैंने अलग से सेपरेट लेक्चर लाया हुआ है, आप उसको जाके जल्दी से देख लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोडस ऑपरेंडाई विच इज़ अ लेटेंट फेज एंड ट्रांसलेटेड टू मेथड ऑफ ऑपरेटिंग और मोड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। अब मोडस ऑपरेंडाई हमेशा एक क्रिमिनल का होता है, ये बात मैंने अपने उस लेक्चर में भी बताया है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा। मोडस ऑपरेंडाई मीन्स मोड ऑफ ऑपरेशन, बट वो आप किसी क्राइम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी या फिर पुलिस के लिए आप नहीं बोल सकते कि द पुलिस वर्क्स लाइक दैट, द पुलिस यू नो हैज़ अ मोडस ऑपरेंडाई, आप नहीं बोल सकते हो। दैट मोडस ऑपरेंडाई इज़ ओनली फॉर क्रिमिनल्स, ठीक है। और इसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने सीरियल किलर्स को भी डिस्क्राइब किया है, सीरियल किलर्स के केस में कैसे मोडस ऑपरेंडाई होता है, आप उसको भी जाके देखिए, फुल वीडियो देख लीजिए ताकि आपको उसका एक आइडिया लग जाए। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, आई बिलीव कि 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स का वीडियो है, उतना आप टाइम निकाल सकते हैं। आप जाइए इस लेक्चर को देख लीजिए,
तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो लेट अस कंटिन्यू। टर्म इज़ यूजुअली used to describe one's procedure of working, and particularly in the context of criminal investigation, या in particularly in the context of criminals. Modus operandi of an accused can help in his identification, apprehension, and can also be used to determine connection between crimes. Modus operandi जो होता है किसी accused का, किसी एक criminal का, किसी एक offender का, that can help in the identification. जैसे कि मान लीजिए पेंसिल किलर की बात की जाए कि वो किसी को भी मारेगा तो कैसे मारेगा, एक पेंसिल से मारेगा, ठीक है। उसके पास एक पेंसिल है तो वो उस पेंसिल से ही मारता है सारे मतलब विक्टिम्स को। तो दिस इज़ हिज मोड ऑफ ऑपरेशन, ये उसका क्या है, ये उसका औजार है, ठीक है, दैट इज़ हिज वेपन, ये उसका एक तरीका है मारने का। इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। मान लो आपके लोकेलिटी में 3 क्राइम हुए हैं, 3 मर्डर्स हुए हैं, जिसमें से 2 में पेंसिल यूज़ हुआ है और एक में नाइफ़ यूज़ हुआ है। तो आप क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि अगर वो सीरियल किलर होता जो पेंसिल से मारता है, वो पेंसिल किलर कभी नाइफ से नहीं मारेगा, राइट। तो ये जो है क्राइम्स को लिंक करने में, कनेक्शन बनाने में भी हेल्प करता है। और एप्रीहेंशन यानी पकड़ना, एप्रीहेंशन टर्म का मतलब होता है टू एप्रीहेंड समवन और टू कैप्चर, गिरफ्तार करना, अरेस्ट करना, दैट इज़ एप्रीहेंशन। चलिए क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी पे आते हैं। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन स्पीशीज़ एंड द स्टडी ऑफ क्रिमिनल, ठीक है। क्रिमिनल्स की स्टडी और ह्यूमन स्पीशीज़ का जो ये कॉम्बिनेशन होता है, इसको हम बोल रहे हैं कि एंथ्रोपोलॉजी, क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। इट इज़ अ फील्ड ऑफ क्रिमिनल प्रोफाइलिंग, ये क्रिमिनल प्रोफाइलिंग का एक फील्ड है विच इज़ बेस्ड ऑन परसीव्ड लिंक्स बीइंग द नेचर ऑफ क्राइम। जो परसीव्ड लिंक होते हैं, दिस बीइंग द नेचर ऑफ क्राइम एंड द पर्सनैलिटी और द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ए क्रिमिनल। सिज़ेल लोम्ब्रोसो, आपने ये नाम ज़रूर सुना ही होगा, ठीक है। He was a very famous criminologist, you can say. So आप जल्दी से जाइए, अगर आप नहीं पहचानते हैं सिज़ेल लोम्ब्रोसो को तो ये नाम आप याद रखिए और आप जाके उनको और उनके स्कूल ऑफ थॉट को समझने की कोशिश कीजिए। इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, और उनके फॉलोअर्स कौन कौन थे? दीज पीपल, ठीक है। तो इसमें से ये राफेल गाराफेलो का नाम इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज दिस पर्सन ऑल्सो कॉइंड क्रिमिनोलॉजी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस करा था। चलिए, परफॉर्म्ड ऑटोप्सीज, उन्होंने ऑटोप्सी किया किस पे? क्रिमिनल्स पे, ठीक है। और उन्होंने डिक्लेयर किया कि उन्होंने बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल जो है उनके बॉडी में कुछ सिमिलैरिटीज़ ढूंढे हैं, डिस्कवर्ड सिमिलैरिटीज़ एंड दोज ऑफ प्रिमिटिव ह्यूमन सच एज मंकी एंड एप। इन्होंने बेसिकली क्या काम किया, सिज़ेल लोम्ब्रोसो और उनके फॉलोअर्स ने क्रिमिनल्स के बॉडी का ऑटोप्सी किया और ऑटोप्सी करके उन्होंने ये क्लेम किया कि हमने बायोलॉजिकल लिंक ढूंढा है कि कोई अगर क्रिमिनल बनता है तो क्यों बनता है। तो कहीं ना कहीं वो जीन को या बायोलॉजिकल फैक्टर्स को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बताते हैं। आप उस स्कूल ऑफ थॉट को ज़रूर पढ़िएगा, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। एंड उन्होंने ये बोला कि मान के चलो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दीज आर वेरी सिमिलर टू द प्रिमिटिव ह्यूमन्स। प्रिमिटिव ह्यूमन्स का अगर हम साफ शब्दों में बोले, आदि मानव, ठीक है, या फिर आप मंकी कह सकते हो, एप कह सकते हो। तो देखो, दे मीन टू से कि वो अनसिविलाइज्ड इसलिए है बिकॉज उनमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स रह चुके हैं जो एनिमल्स में था, प्रिमिटिव ह्यूमंस में था। वो अभी के ह्यूमंस जितने सिविलाइज नहीं है, दैट इज़ वाई दे कमिट क्राइम, ऐसा उनका स्कूल ऑफ थॉट था। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। लोम्ब्रोसो थॉट दैट क्रिमिनल्स वर बॉर्न विद डिटेक्टेबल इन्फीरियर फिजियोलॉजिकल डिफरेंस। उन्होंने क्या बोला? बॉर्न क्रिमिनल। सिज़ेल लोम्ब्रोसो ने बोला कि कोई इंसान पैदा ही क्रिमिनल होता है और जो क्रिमिनल पैदा होगा उसको आप देख के बता सकते हो कि क्रिमिनल बनेगा क्यों, क्योंकि उसमें कुछ इन्फीरियर क्वालिटीज़ होती है। 2 चीज़ें होती है, सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर मतलब बड़ा, इन्फीरियर मतलब छोटा, इन जनरल सेंस। लाइक लेट्स से आई एम इन्फीरियर टू समवन वुड मीन कि मैं उस इंसान से छोटा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बात इस बारे में की जा रही है कि उनमें डिटेक्टेबल कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि इन्फीरियर होते हैं, दूसरों से डिफरेंट होते हैं और उसको छोटा माना गया है अकॉर्डिंग टू लोम्ब्रोसो। और फिजियोलॉजिकल डिफरेंस होता है, ठीक है। ही पॉपुलराइज द नोशन, उन्होंने उस नोशन को, उस थिंकिंग को, ठीक है, यहाँ पे ऑल द नोटेशन लिखा हुआ है बट आई वुड रैदर प्रेफर कॉलिंग इट नोशन। नोशन यानी आइडिया, इस आइडिया को उन्होंने पॉपुलराइज किया
कि बॉर्न क्रिमिनल, ये देखिए मैंने पहले ही बॉर्न क्रिमिनल वर्ड लिखा हुआ, इट मीन्स कि कोई इंसान बॉर्न ही क्रिमिनल होता है, ठीक है, वो क्रिमिनल्स के केस में बता रहा है वो। एंड थॉट दैट क्रिमिनलिटी या क्रिमिनल बिहेवियर वॉज अ केस ऑफ एटेविज्म या हेरिडिटरी डिस्पोजिशन, ठीक है, ये हेरिडिटरी चला आ रहा है या फिर ऐसा है कि वो उसमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्रिमिनल बनेगा, ये उनका कहना है। उनके जो ये सेंट्रल आइडियाज़ थे, दे वर टू लोकेट क्राइम कंप्लीटली विद इन द इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के अंदर, एंड डिवोर्स इट, उससे अलग करना सराउंडिंग सोशल कंडीशन एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए मैं इसका सपोर्ट नहीं करता और मैक्सिमम मॉडर्न जो क्रिमिनोलॉजिस्ट वगैरह है वो इस बार का सपोर्ट नहीं करता है। अब आपको मैंने बोल दिया कि आपके घर में बच्चा पैदा हुआ है और वो आगे चल के क्रिमिनल बनेगा, क्या आप मानेंगे? नहीं मानेंगे, बिकॉज एक क्रिमिनल कभी बाय बर्थ नहीं बनता है, बहुत सारे सोशल फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उस चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। ऑल्दो देयर आर पीपल हु माइट एग्री विथ लोम्ब्रोसो के स्कूल ऑफ थॉट के फॉलोअर्स होंगे, बट अगर आप ध्यान से सोच के देखो सो दिस डज नॉट क्वाइट सीम राइट, है ना। जैसा मैंने बताया, हेट द क्राइम नॉट द क्रिमिनल्स। चलिए, एज अ फाउंडर ऑफ पॉजिटिविस्ट स्कूल, उनके स्कूल ऑफ थॉट को क्या कहते थे? पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, लोम्ब्रोसो अपोज्ड द सोशल पॉजिटिविज्म, ठीक है, सोशल पॉजिटिविज्म जो कि डेवलप किया गया था बाय शिकागो स्कूल एंड एनवायरमेंटल क्रिमिनोलॉजी, उसको वो अपोज करते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोम्ब्रोसो ने एक थियोरी दी थी, he postulated the theory of born criminal based on these physical characteristics. Moreover, not ये ही होगा, ठीक है। He also declared that the female offenders were worse than the male as they had distinct masculine characteristics. So कहीं ना कहीं it was like a preconceived notion, और जो लोम्ब्रोसो ने किया it is like कहीं ना कहीं I feel कि वो biased था, या यूँ कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा स्टीरियोटिपिकल था, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सिमिलैरिटी इन्वॉल्व्स रिसीविंग फोरहेड, एक्चुअली ये रिसीडिंग होगा आई बिलीव, नॉट रिसीविंग, रिसीडिंग फोरहेड, हाइट, हेड शेप्ड एंड साइज। मतलब देखिए हेड शेप्ड नहीं, या आई गेस हेड शेप होगा। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस गाइज, एक्चुअली आई थिंक देखिए पीपीटी जो है वॉलंटियर ने टाइप करा है, तो जब उन्होंने टाइप किया है हो सकता है उनसे टाइपिंग मिस्टेक बन गया होगा, सो यू कैन जस्ट इग्नोर दैट। आई वुड ट्राई टू प्रोवाइड यू द नोट्स, एंड जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा आई विल इंश्योर कि उसमें करेक्शंस हो, और वो आपको जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगा। अगर आपने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको वहाँ से रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे, है ना। चलिए, द बेसिक फ्यू फिजियोजेनोमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज जेनोमिक आई बिलीव, फिजियोजेनोमिक कैरेक्टरिस्टिक रिजेंबल्स विद इन ऑटोप्सी, ठीक है, रिजेंबल्स या इसको आप रिजेंबलेंस लिख लो। देखो, वन मोर थिंग इज़, मैं हमेशा ये बात अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो प्लीज़ प्रेफर मेकिंग द नोट्स इन क्लास। ये पीपीटी तो मैं आपको रेफरेंस के लिए प्रोवाइड कर दूंगा, बट जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे वैसे आप नोट्स बनाते चलो अपना, ठीक है। बिकॉज ये देखिए मैं एवरी लाइन में कहीं ना कहीं मैं करेक्शन कर रहा हूँ, और कई ऐसी बातें हैं जो मैं आपको हो सकता है ओरली बता रहा हूँ जो मैं नोट डाउन नहीं कर रहा हूँ, उस चीज़ को आप नोट डाउन करो ताकि वो आपको लॉन्ग टर्म में याद रहे, ठीक है। अनयूजुअली शॉर्ट और टॉल हाइट, बहुत ज़्यादा छोटा या बहुत ज़्यादा टॉल हाइट, और एक स्मॉल हेड, छोटा सर, ये सब उन्होंने क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, रिजेंबलेंस, कुछ सिमिलैरिटीज़ उन्होंने बताया, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में, जो जिससे क्या हो रहा है, जिससे वो उनकी थ्योरी है कि ये ऐसे लोग क्या बनेंगे, क्रिमिनल बनेंगे, ठीक है। और व्हाट टाइप ऑफ क्रिमिनल? बॉर्न क्रिमिनल। अच्छा, स्मॉल हेड बट लार्ज फेस, हेड छोटा हो पर फेस बड़ा हो, फ्लैशी लिप्स बट थिन अपर लिप्स, ठीक है। प्रोट्यूबरेंसेस ऑन हेड, in back of head and around ears, wrinkles on forehead and face, large sinus cavities or bumpy face, tattoos on body, receding hairline, bumps on head particularly above left ear, ठीक है, large incisors, bushy eyebrows tending to meet across nose, large eye sockets but deep set eyes, strong jawline, ठीक है। ये सारी बातें जो है उन्होंने बताई है, तो इसमें से जितने पॉइंट्स हो सकते हैं आप याद कर लीजिएगा। चलिए
अब आते हैं क्लासिकल थियोरी पे, स्कूल ऑफ थॉट्स के अंडर में। दिस थियोरी गेव इंटरेस्ट टू एम्फसाइज द हेडोनिस्टिक प्लेजर सीकिंग, unpaying pain avoiding as a purpose of the human behavior and supported the concept of free will, कि इंसान क्राइम क्यों करेगा, ड्यू टू हिज फ्री विल, उसके पास वो एबिलिटी है टू थिंक और वो डिसाइड कर सकता है कि मेरे को क्राइम करना है, ठीक है। तो कोई भी इंसान अगर क्राइम कर रहा है, इट इज़ बेसिकली हिज फ्री विल, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पे ये जो है फोकस करता है। इट इज़ अ वेरी रैशनल, ये क्या करता है, दिस क्लासिकल व्यू एज्यूम करता है कि जो सिटीजन्स हैं वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, रैशनल है, और इस हिसाब से वो लोग जो क्राइम करते हैं दे नो द implications of that crime, ठीक। चलिए, द क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी was so called because it was the first relatively adequate form or simple think or system of thinking in the area of criminology, just as Greek and Latin are called classical language। जैसे आप ग्रीक और लेटिन को क्या कहते हो, बिकॉज दे केम दे आर वेरी ओल्ड लैंग्वेजेस, तो आप उनको क्लासिकल लैंग्वेज बोलते हो ना। उसी तरह से दिस वॉज बेसिकली द फर्स्ट रिलेटिवली एडिक्वेट या रिलेटिवली एक्सेप्टेबल फॉर्म और सिस्टम ऑफ थिंकिंग, स्कूल ऑफ थॉट। इस वजह से उसको हमने क्या बोला, क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, ठीक। द ह्यूमन बीइंग हैव सेम फ्री विल, सबके पास जो है क्या है, फ्री विल है, ठीक है। आपको कॉलेज जाना है, आपको कॉलेज नहीं जाना है, मर्ज़ी किसकी है, आपकी है। और हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि आपको पता होगा कि कॉलेज ना जाने से आपका अटेंडेंस घटेगा, आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस पुअर होगा। इन सारे इम्प्लीकेशंस को जानते हुए आप ये डिसाइड करते हो कि मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, तो वो आपके पास फ्री विल है। उसी तरह से मतलब हम लोग सोच रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग के पास सेम फ्री विल है जो उनको टोटली अपॉर्चुनिटी देता है टू चूज़ बिटवीन गुड एंड बैड। आपको हीरो बनना है कि विलन बनना है, इट इज़ इन योर ओन हैंड्स। क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी रिजेक्टेड द प्रीवियसली प्रिवेलिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ सुपरनेचुरल पावर्स। पहले ये माना जाता था ना कि किसी ने अगर क्राइम किया है सो दैट पर्सन इज़ पोजेस्ड बाय द डेविल। ऐसा माना जाता था कि दिस पर्सन वाज इंस्ट्रक्टेड बाय द डेविल, पोजेस्ड बाय द डीमंस, पोजेस्ड बाय इविल स्पिरिट्स, और एज ए रिजल्ट उनको पनिशमेंट भी कैसा मिलता था, या तो जो है उनको ले जाके पेड़ से जिंदा जला दिया जाता था, या तो स्टोनिंग से पत्थर मार मार के उनका सर फोड़ के उनको मार दिया जाता था पब्लिकली, ठीक है, ए पब्लिक एग्जीक्यूशन टाइप का। तो जैसे जैसे हम लोग सिविलाइज्ड होते गए, जैसे जैसे हमारा खुद का जो बोलेंगे ना इंटेलेक्ट डेवलप होता गया, वैसे वैसे हम लोगों ने रियलाइज़ करा कि एज अ सोसाइटी वी नीड टू ब्रिंग मोर लाइक सिस्टमैटिक वे ऑफ पनिशिंग देम। तो पनिशमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। तो द स्टडी ऑफ पनिशमेंट्स इज ऑल्सो नोन एज पेनोलॉजी। गो एंड डू सम रिसर्च ऑन दिस टॉपिक, थोड़ा पढ़ो इसको लेके, बिकॉज पेनोलॉजी इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आप सोचिए कि किसे क्या पनिशमेंट देना है और वो पनिशमेंट किस बेसिस पे देना है। देखो, पनिशमेंट कभी रिवेंज के थॉट से नहीं दिया जाता कि इसने मेरे भाई को मार दिया तो इसको पनिशमेंट ऐसा मिलना चाहिए कि या तो इसके खुद के भाई को मार दो या तो इसको जान से मार दो। नहीं, यू आर पनिशिंग हिम फॉर हिज रॉन्ग डीड, इसके गलत काम के लिए आप उसको पनिश कर रहे हो, बट यू आर ऑल्सो गिविंग हिम एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एज ए ह्यूमन, टू चेंज, है ना, अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। ये कभी जो है रिवेंज से ड्राइव नहीं होता है, बल्कि ये मतलब जैसा आपने कर्म किया है उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिल रहा है, ये कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है। बट इट्स नॉट अबाउट रिवेंज। अगर आप रिवेंज लेने आ गए तो देखो मार काट की कभी ख़त्म ही नहीं होगा, मार काट, है ना। मान के चलो कि एक क्रिमिनल है, ठीक है, उसने जो है एक विक्टिम को मार दिया है, इसको देखकर जज ने उसको डेथ का सेंटेंस दे दिया है। तो अब क्रिमिनल का जो बेटा होगा वो सोचेगा कि जज ने जो है मेरे पिताजी को डेथ सेंटेंस दे दिया है, तो मैं अब जज को मार डालूंगा। तो ऐसे रिवेंज का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा जनरेशन बाय जनरेशन, ठीक है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो चलता रहेगा। सो दिस इज़ वाई जो पेनोलॉजी है या पनिशमेंट है दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ रिवेंज, ठीक है। इसको लेके भी आप स्टडी कर सकते हो। चलो हम आगे पढ़ते हैं। सुपरनेचुरल पावर्स वाला मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एज द प्राइमरी फोर्स इन ह्यूमन बिहेवियर इंक्लूडिंग क्रिमिनल बिहेवियर एंड सब्सटीट्यूटेड द फ्री विल ऑफ मैन एंड इज इंटेंट। तो ऐसा मान लिया जाता था
कि मान के चलो मुझे अगर किसी डीमन ने पोजेस कर लिया है तो मेरी आत्मा जो सोच रही है, या फिर मेरे पास जो फ्री विल था टू डिसाइड वेदर आई वॉन्ट टू डू एनीथिंग गुड और एनीथिंग बैड, वो सोचने समझने की शक्ति हमारी चली जाती है। ठीक, तो ऐसा मान लिया जाता था कि ह्यूमन की बिहेवियर को, क्रिमिनल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कौन करता था? सुपरनेचुरल पावर करता था, और जो फ्री विल था दैट वाज गेटिंग सब्सटीट्यूटेड, रिप्लेस्ड। अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़ते हैं। द कॉन्सिक्वेंसेस सिस्टमेशन ऑफ डिसिप्लिन वाज बिल्ट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल। ठीक है, इट एलिमिनेटेड ह्यूमन मोटिव्स ऑफ रिवेंज एंड सब्सटीट्यूटेड रेशनल पनिशमेंट्स दैट, ये शायद फॉर होगा, फॉर द सीरियसनेस ऑफ द क्राइम कॉजिंग रूल्स टू बी डिटरमाइंड एंड रिटर्न टू द लॉ। ये वही बात है जो मैंने आप लोगों को बताया कि रिवेंज जो है दैट शुड नॉट बी द पर्पस ऑफ पनिशमेंट, रेशनल पनिशमेंट होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फ्री विल एंड पनिशमेंट्स टू नहीं होगा, पनिशमेंट्स फॉर द क्राइम, डेटरेंस बिकम्स इम्पॉर्टेंट इन क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। अब डेटरेंस क्या होता है? डेटरेंस मतलब आपके भाई ने अगर मान के चलो घर से पैसे चुराए और उन पैसों का मान के चलो कैंडी खरीद के खा गया, आइसक्रीम खरीद के खा गया, 30 रुपये चुराए होंगे, तो आपके पिताजी ने आपके भाई को मान के चलो कि बेल्ट से बहुत समझ ही रहे हो। ठीक है, वो पनिशमेंट देख के आपके दिमाग में क्या आया होगा? अरे ये गलती तो मुझे नहीं करनी है, अगर ये गलती मैंने कर दी तो क्या होगा? मुझे दोबारा से अब भाई पिटा, अब मैं पिटूंगा। ठीक है, तो डेटरेंस का जो कॉन्सेप्ट होता है, देखो डेटरेंस दो टाइप से होता है। एक, जो क्राइम नहीं किया, क्रिमिनल नहीं है, वो इज पोटेंशियल क्रिमिनल। मान के चलो मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्राइम करूँगा, बट एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सिमिलर टाइप ऑफ क्राइम किया हुआ है, उसको जो दर्दनाक पनिशमेंट मिला है वो देखने के बाद मुझे पता चल गया कि नहीं, ऐसा क्राइम तो नहीं किया जा सकता, वरना मेरी भी यही दशा होगी। एंड सेकंड, जो रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं, रिपीट ऑफेंडर्स को प्रिवेंट करता है। मतलब क्या है? मान के चलो आपने एक गलती कर ली, उसकी सज़ा आपको मिल गई, आपको 10 साल की जेल हुई। ठीक है, आप 10 साल गुजार के जेल से आप लौट आए, अब दोबारा आप वो क्राइम करोगे क्या? नहीं करोगे ना, बिकॉज आपको पता है कि मैंने ऑलरेडी 10 साल की सज़ा काट लिया, अब की बार हो सकता है 15 साल की सज़ा मिल जाए, अब की बार हो सकता है फिर 10 साल 15 साल नहीं, पूरे ज़िंदगी के लिए मेरे को जेल में डाल दिया जाए। ठीक है, थिंकर्स, पायोनियर्स ऑफ द क्लासिकल स्कूल, सीज़र बेकेरिया एंड जेरेमी बेंथम, इंपॉर्टेंट नाम है, याद कर लेना। सीज़र बेकेरिया के बारे में देखते हैं कि he was one of the among first scholars to develop a systematic understanding of why people commit crime। तो उनका सवाल था क्या कि क्यों लोग कमिट करते हैं क्राइम को, इसका एक सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग उन्होंने डेवलप करा था। He believed that in choosing their behavior people actually have their own self interest, they want to achieve pleasure or avoid pain। दो चीज़ हो सकता है, कोई क्राइम क्यों करता है, इसके दो आंसर्स जो है हमको देता है क्लासिकल स्कूल। ठीक है, वाई पीपल कमिट क्राइम, इसके दो आंसर्स देता है। पहला, टू अवॉइड पेन एंड टू गेन प्लेजर। कई लोग होते हैं जिनको में भी किसी को टॉर्चर करके, किसी को मार के आनंद आता है, मज़ा आता है, तो इसलिए उसने मार दिया किसी को। और ऐसा हो सकता है कि आप पे अत्याचार हो रहा हो और उस अत्याचार से बचने के लिए जो आप पे अत्याचार कर रहा हो आप उसको मार दिया। ठीक है, आपने उसको मार दिया। तो दिस इज़ द थिंग कि मान के चलो आप एक, ये एग्जांपल मैंने आपका, जब मैंने क्राइम एंड सोसाइटी में अपना फर्स्ट लेक्चर डिलीवर करा था तब मैंने ये एग्जांपल दिया था मेंस रिया और एक्ट्रेस रियस के लेक्चर में, जो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो, वन ऑफ माई अर्लीस्ट वीडियोस, एकदम शुरुआती वीडियोस। वहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया था मेंस रिया का और एक्ट्रेस रियस का। मान के चलो ए से अनन्या याद आ रहा है मुझे, ठीक है, हाँ, तो ए से मान के चलो एक लड़की है अनन्या, जस्ट XYZ एक नाम ले लो आप अभी के लिए। मेरे दिमाग में अनन्या नाम आया, मैंने अनन्या सेलेक्ट कर लिया। अब अनन्या एक लड़की है, उसको जो है डाउरी के लिए उसके ससुराल वाले बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं।
तो उसने सोचा आज तो मैं एकदम किस्सा ख़त्म ही कर दूँगी, तो उसने ना सबके खाने में जहर मिला दिया। तो देखो उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो वो पेन को अवॉइड करने के लिए शी डिसाइडेड टू कमिट द क्राइम, राइट, पेन को अवॉइड करने के लिए। तो मेंस रिया के एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि उसने ये सोचा कि आई विल कमिट दिस क्राइम, बट उसने किया नहीं। सो एक्ट्रेस रियस इज एब्सेंट, एक्चुअल एक्शन इज एब्सेंट, तो क्या हम इसको क्राइम मानेंगे? नहीं मानेंगे। चलो बढ़िया। तो इस केस में हमने ये देखा कि आप पे अगर अत्याचार हो रहा है, द करेक्ट वे इज़ टू अप्रोच द लॉ इन्फोर्समेंट। ठीक है, आप पुलिस के पास जाइए, आप रिपोर्ट कीजिए, पुलिस बात नहीं मान रहा है तो आप मजिस्ट्रेट के पास एफआईआर कीजिए, किसी न किसी तरह से यू कैन सीक लीगल रेमेडीज़ इंस्टेड ऑफ टेकिंग कानून इन योर ओन हैंड्स, राइट। आप कानून को अपने खुद के हाथों में मत ले लीजिए। ये डायलॉग आपने बहुत सुना होगा मूवीज़ में, बॉलीवुड में और सीआईडी में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अब आते हैं जेरेमी बेंथम पे। जेरेमी बेंथम रोट इन हिज इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, ये उनकी एक किताब है, ठीक है, 1779 को उन्होंने जो रिलीज़ करा था, कि द नेचर हैज़ प्लेस्ड मैनकाइंड अंडर द गवर्नेंस ऑफ टू सॉवरेन मास्टर्स, पेन एंड प्लेजर। दो सॉवरेन मास्टर्स हैं जिनके अंडर में हम लोग काम करते हैं, क्या, पेन और प्लेजर। या तो हम अपने पेन को खुश करना चाहते हैं, सॉरी, पेन से रिलीफ पाना चाहते हैं, या तो हम अपने आप को खुश करना चाहते हैं, प्लेजर चाहते हैं, इसलिए हम ये सब काम करते हैं, समझ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कम्स द पॉजिटिविस्ट थियरी, द पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थियरी टेक्स इट्स नेम फ्रॉम द पॉजिटिव फिलोसफी ऑफ 19th century विच अप्लाइड द साइंटिफिक मेथड टू स्टडी सोशल प्रॉब्लम्स। सोशल प्रॉब्लम्स को समझने के लिए जो पॉजिटिव फिलोसफी था, ठीक है, 19th century का, जो कि साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करता था सोशल प्रॉब्लम को समझने के लिए। सो इस के बेसिस पे पॉजिटिविस्ट जो स्कूल है उसका नाम ऐसा पॉजिटिव स्कूल पड़ा, ठीक। एक्चुअली इट इज़ पॉजिटिविस्ट, आई गेस, ठीक। चलिए, द ग्रुप ऑफ थिंकर्स ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट makes a study of criminals self-consciously scientific. They did this emphasizing the importance, not important, importance of controlled investigation of criminal and non-criminal. Criminals का और non-criminals का जो importance होना चाहिए उसके ऊपर बात किया जा रहा है, ठीक। The positive school had provocative things to say about the cause of criminal behavior. तो जो बातें वो कॉज जो बताते थे, दे माइट प्रोवोक समवन, प्रोवोकेटिव होता था, एंड बाई सेइंग देम एटलीस्ट अ क्लेम टू साइंटिफिक टू स्टैंडर्ड्स। तो एटलीस्ट वो ऐसा करते थे कि देखो उनका क्लेम कितना सही है, इस पर हम बात नहीं कर रहे, बात ये है कि वो एटलीस्ट कोशिश करते थे अपने क्लेम को टू मेक इट साउंड साइंटिफिक। चलिए, फाइनली पॉजिटिविस्ट थियरी जो होता था दैट रिप्रेजेंटेड नॉट ओनली द बायोलॉजिकल थियरीज, केवल बायोलॉजिकल की बात नहीं करता था, बट ऑल्सो द साइकोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल थियरीज एज वेल, ठीक है। जो साइकोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल थियरीज होती हैं, जैसे साइकोलॉजिकल थियरीज एज इन कोई भी साइकोलॉजी हो सकता है। आपको लेट्स से यू आर डिल्यूशनल, लेट्स से आपको हेलुसिनेशन हो रहा है, आपको डिल्यूशन है, आप जो है स्किज़ोफ्रेनिक है, तो आप क्राइम कर सकते हो, यू आर मोर प्रोन टू कमिटिंग क्राइम्स। और सोशोलॉजिकल थियरी जैसे फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है, लैक ऑफ एजुकेशन, है ना, अनएजुकेटेड हो गए, ठीक है, आपके पास पोवर्टी हो गया, ठीक है, हेल्थ केयर नहीं है, आपके फैमिली में जो है बहुत ज़्यादा वायलेंस आपने देखा है, ठीक है। और साइकोलॉजिकल में एक और चीज़ आता है दैट इज़ ट्रॉमा, ठीक है, आपने अपने फैमिली में बहुत ज़्यादा वायलेंस देखा है, तो ये सब चीज़ें आती है। प्लस आपका रहता है कि जैसे ड्रग्स एंड सब्सटेंस अब्यूज़, है ना, उसके बाद आ गया आपका क्या कि फॉर एग्ज़ाम्पल जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी जो होता है, आपके डिलिंक्वेंट पीयर्स हो गए, है ना। तो इन सब बारे में सब फैक्टर्स ऑफ क्राइम को भी मैंने क्राइम वाले वीडियो में कवर किया हुआ है, आप जाके वो देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ कि इसमें थिंकर्स कौन कौन थे। ये 3 थे, ये आप याद कर लीजिएगा, नाम इम्पॉर्टेंट है। सीज़र लोम्ब्रोसो की बात करते हैं, फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी बोला जाता है उनको। सीज़र लोम्ब्रोसो के आइडियाज़ पे हमने ऑलरेडी बात कर लिया था। स्टार्टेड स्टडिंग द कैडेवर्स ऑफ एग्जीक्यूटेड क्रिमिनल्स इन एन एफर्ट टू डिटरमाइन साइंटिफिकली हाउ क्रिमिनल्स डिफर्ड फ्रॉम नॉन क्रिमिनल्स।
मैंने आपको बताया हुआ है कि जो ऑटोप्सी करते थे वो और उनके फॉलोअर्स, और वो डिसाइड करते थे डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल्स एंड नॉन क्रिमिनल्स, और वो सिमिलैरिटीज़ निकालते थे क्रिमिनल्स में और प्रिमिटिव ह्यूमंस, मंकीज़, एप्स, आदि मानव। रिमेंबर, अभी 10 मिनट पहले, 20 मिनट पहले मैंने ये चीज़ डिस्कस करा था। अकॉर्डिंग टू हिम, द डिलिंक्वेंट और क्रिमिनल्स इज अ प्रिमिटिव क्रिएचर, प्रिमिटिव मॉन्स्टर विच कैन बी कंपेयर्ड विथ एनिमल्स एंड इट इज़ इनहेरिटेबल, जेनेटिक होता है। प्रिमिटिव मैन आर बॉर्न क्रिमिनल्स, वो जो है इन्फीरियर मानते थे इन लोगों को। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब जो है रफेल गरफेलो की बात कर लेते हैं। रफेलो गरफेलो ही रिजेक्टेड मोस्ट ऑफ द फिलोसफीज़ ऑफ क्लासिकल स्कूल। क्लासिकल स्कूल की जो हमने बात करी थी उसको वो रिजेक्ट कर देते थे। इनका कहना क्या था? इनका कहना था नीड फॉर एम्पिरिकल रिसर्च टू एस्टेब्लिश थियरीज ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। He began with the assumption that to understand the criminal it is necessary to have a meaningful definition of crime. Crime की एक definition की ज़रूरत है। अब आते हैं एनरिको फेरी। He asserted that penalty must aim at punishment of the criminal, namely for prevention and not at intimidating of public, namely the general prevention. ठीक है, तो उन्होंने जनरल प्रिवेंशन की बात करी। तो ये जनरल प्रिवेंशन में क्या होता है कि आप क्रिमिनल को पनिशमेंट दोगे। पनिशमेंट ऑफ द क्रिमिनल क्या रहेगा? आपका एम रहेगा। इससे क्या होगा? प्रिवेंशन होगा। नॉट इंटिमिडेटिंग पब्लिक, केवल पब्लिक को इन्फॉर्म करना या पब्लिक को नेम से एक सांत्वना देना कि हाँ हाँ हमने जो है पनिशमेंट दे दिया है, ऐसा नहीं, बल्कि आप ऐसा पनिशमेंट दो जिससे जनरल प्रिवेंशन हो। जनरल प्रिवेंशन एज एन, जब पब्लिक को पता चल रहा है कि मान के चलो एक रेप का वो है क्रिमिनल है, उसको आपने एक बहुत भयंकर वाला सज़ा दिया है, लेट्स से कैस्ट्रेशन, या फिर आपने उसको जिंदा जला दिया, या फिर उसको बिहेड कर दिया पब्लिक में, या फिर स्टोनिंग टू डेथ हो गया, आपने उसको भयंकर वाला कोई पनिशमेंट दिया है, तो एक जनरल प्रिवेंशन होगा कि नहीं अब आगे जो मैंने डिटरेंस का कॉन्सेप्ट आपको बताया है, कोई पोटेंशियल क्रिमिनल ऐसा क्राइम करने से पहले 100 बार सोचेगा। दैट इज़ जनरल प्रिवेंशन। नेक्स्ट आते हैं, इसने पोस्टुलेट करा कि हिज लॉ ऑफ क्रिमिनल सैचुरेशन, विच मीन्स दैट इन अ गिवन सोशल एनवायरनमेंट विद डेफिनेट individual and physical conditions, a fixed number of crimes, no more no less, can be committed. कि मान के चलो आपके गिवन सोशल स्ट्रक्चर और गिवन फिजिकल एंड इंडिविजुअल कंडीशंस के ऊपर मान के चलो 100 क्राइम्स होना पॉसिबल है, तो 100 ही होगा, उससे ना एक कम होगा ना एक ज़्यादा होगा, ऐसा इनका कहना है। चलो आगे बढ़ते हैं, सोशल थियरी की बात कर लेते हैं। सोशल स्कूल फोकस्ड ऑन द सोशल फैक्टर्स ओनली ओरिजिन ऑफ क्राइम। इसका मतलब क्या है कि वो केवल सोशल फैक्टर्स की बात करते हैं, सोशल फैक्टर्स एज द रीज़न फॉर क्राइम। वो ये नहीं मानते हैं कि जो है बायोलॉजिकल फैक्टर्स कैन ऑल्सो रिजल्ट इन क्राइम। ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को भी वो नहीं इंक्लूड करते, वो बस सोशल फैक्टर्स को ही इंक्लूड करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, क्राइम इज़ अ डेफिनेट रिजल्ट ऑफ सोशल फैक्टर्स अलोन, केवल सोशल फैक्टर्स की वजह से। तो इसमें जो है ये 5 थियरीज आते हैं। चलो हम एक एक करके देख लेते हैं थियरीज। सोशल लर्निंग थियरी की बात करते हैं। तो सोशल लर्निंग थियरी की अगर आप इस चार्ट को देखते हो, ये आप इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आप एग्ज़ाम में डायग्राम और फ्लो चार्ट के थ्रू कोई आंसर देते हो तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, रैदर देन राइटिंग पैराग्राफ, ये आपके लिए शॉर्ट भी होता है। देखो, सोशल लर्निंग थियरी आपको क्या बोलता है? एनवायरमेंटल फैक्टर होता है, पर्सनल फैक्टर होता है और बिहेवियर होता है। बिहेवियर इन्फ्लुएंस्ड कैसे होता है? पर्सनल फैक्टर्स से और एनवायरमेंटल फैक्टर्स से। चलो अब कुलायनी इनका जो थियरी था उसको डिस्कस करते हैं। एज अ सोशलिस्ट इन हिज बुक ही पब्लिश्ड हिज थियरी which talks about the social factors as only factor of crime. In his point of view, even the personal psychological factor of crime is a result of social conditions which surrounded the life of criminal, especially from the economic perspective. वो सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करते हैं? इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे, जो कि पॉवर्टी वगैरह है। ठीक है, अब आते हैं डोनाल्ड थेफ्ट थियरी। In his point of view, the criminal is produced by society itself and that heredity is not part in genesis of crime. कि क्रिमिनल कैसे प्रोड्यूस होता है? सोसाइटी से ही प्रोड्यूस होता है, सोशल रीजन से ही, सोशल फैक्टर से ही, और हेरिडिटी का इस पर कोई रोल नहीं होता है, ऐसा उनका कहना है। अब आते हैं थॉर्स्टन सेलिन्स थियरी। इन हिज व्यू, द डॉक्ट्रिनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द क्रिमिनल एंड द लॉ is the factor of delinquency, and the criminal is impregnated by a culture which derives from
environment that surrounds him which is in contrast with the social attitudes. ठीक है, इन हिज पॉइंट ऑफ व्यू द डॉक्ट्रिनल कॉन्फ्लिक्ट, किस चीज़ का कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा है, क्रिमिनल के बीच में और लॉ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कहीं ना कहीं फैक्टर है इस डिलिंक्वेंसी का। डिलिंक्वेंसी मतलब जो उसका क्राइम या क्रिमिनल बिहेवियर कह लो। एंड द क्रिमिनल इज़ इम्प्रेगनेटेड बाय द कल्चर, और ये क्रिमिनल किससे इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है, कल्चर से, और ये कल्चर जो कि डराइव हो रहा है कहाँ से, इन्वायरमेंट से, जो कि उसके इन्वायरमेंट जो उसको सराउंड कर रहा है, विच इज़ इन कॉन्ट्रास्ट विद द सोशल एटीट्यूड। सोशल एटीट्यूड के साथ कॉन्ट्रास्टिंग जो उसका इन्वायरमेंट है जो उसको सराउंड कर रहा है। इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ कि मान के चलो एक फैमिली स्ट्रक्चर की बात आती है, जब हम फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं, फैमिली स्ट्रक्चर मान के चलो एक पीसफुल फैमिली, आपके घर में आपके मम्मी हैं, आपके पापा हैं, आपके दादा दादी हैं जिनकी आप सेवा कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, दिस इज़ अ सोशल एटीट्यूड, राइट। इसके कॉन्ट्रास्ट में यानी इसके ऑपोजिट में मान के चलो इन्वायरमेंट जो है वो आपका ऐसा है कि वहाँ पे आप क्या कर रहे हो सॉरी वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, मान के चलो मम्मी पापा जो है आपस में लड़ रहे हैं, वो आपके दादा दादी से लड़ रहे हैं, आपके दादा दादी को टॉर्चर कर रहे हैं, गॉड फॉरबिड। तो ऐसा क्या होता है कि बच्चे के दिमाग पे और बच्चे के साइकी पे क्या इफेक्ट होगा, इन्फ्लुएंस होगा, राइट। सो ऐसा कल्चर इम्प्रेगनेट करता है या फिर जो है इन्फ्लुएंस करता है उस क्रिमिनल को टू कमिट अ क्राइम। ऐसा डिस्कशन कर रहा है ये थियरी। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कम्स द क्लिफोर्ड स्ट्रॉस थियरी। क्राइम राइजेस फ्रॉम सर्टेन ओरिजिन्स दैट आर यूजुअली द लोअर स्टैंडर्ड ऑफ पार्ट्स ऑफ द सिटीज़। डिलिंक्वेंसी एरिया, जैसे उनका कहना है, मान के चलो मुंबई में कोई चौल है, कोई स्लम है, ठीक है, ऐसे जगह से ज़्यादा डिलिंक्वेंट निकलेंगे रैदर देन एक बड़ी सिटी, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि इन हिज पॉइंट ऑफ व्यू सदरलैंड की थियरी जो है, द क्रिमिनल लर्न द क्राइम एस्पेक्ट्स फ्रॉम अ सर्टेन सोशल ग्रुप। इस चीज़ को हमारे सर बहुत सुंदर से बताते हैं, डॉक्टर दिवेश सर, जिनकी बात मैंने अपने पिछले वीडियो में भी किया था, दैट आई एम हाईली ग्रेटफुल टू हिम। और कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करा है, उनसे मैं जो है बहुत कुछ सीखता हूँ, और उनसे इन्फ्लुएंस होकर ही मैं जो है लेक्चर्स वगैरह डिलीवर करता हूँ, और क्रिमिनोलॉजी वगैरह में आज मुझे जितना भी आता है क्रेडिट कम्प्लीटली गोज़ टू हिम। तो सर जो है हमारा क्लास लिया करते थे क्रिमिनोलॉजी का, तो सर ने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया था कि जो जेल होते हैं, दीज आर द लाइक यूनिवर्सिटीज़ कह लो या हायर एजुकेशन का वो उनके लिए यूनिवर्सिटी था। जैसे हम लोग सीखने के लिए यूनिवर्सिटी जाते हैं, वैसे छोटे मोटे पेटी क्रिमिनल्स होते हैं, मान के चलो कोई पॉकेट मार है जो पिक पॉकेटिंग करता है, या कोई छोटा चोर है, वो जैसे ही वहाँ पे बड़े लेवल के क्रिमिनल्स के कांटेक्ट में आएगा, वो लोग उसको तालीम देंगे, वो लोग उसको सिखाएंगे, उसको अपना टेक्निक बताएंगे, एंड देन यू नो व्हाट हैपन्स कि वो एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप के साथ इन्फ्लुएंस होकर जब वो उनसे सीख रहा है कुछ, तो उसमें वो डिलिंक्वेंट बिहेवियर, वो क्रिमिनल एस्पेक्ट, वो क्रिमिनल बिहेवियर आ जाता है। सेम थिंग गोज़ कि आप देखना ड्रग्स की लत कैसे लगती है, कि जब आप ऐसे डिलिंक्वेंट्स का संग करने लगते हो, ठीक है, ऐसे डिलिंक्वेंट्स के साथ आप मिलने जुलने लगते हो, तो क्या होता है, दे काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस यू इनटू, दे कन्विंस यू टू टेक ड्रग्स या समथिंग, लाइक उनके बिहेवियर से आप इन्फ्लुएंस हो रही हो, लर्निंग इट फ्रॉम अ पर्टिकुलर ग्रुप। तो वही चीज़ है। अब देखो, सोशल डिफेंस स्कूल डिफर्स फ्रॉम पॉजिटिव स्कूल बिकॉज इट ब्रिंग्स द लॉ बैक इनटू क्रिमिनोलॉजिकल थिंकिंग, ठीक। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस कम टू क्रिमिनल प्रोफाइलिंग। दिस हैज़ बीन अ रैदर लॉन्ग वीडियो, बट चलो हम जल्दी से ख़त्म कर देते हैं इसको। अभी अगर क्रिमिनल प्रोफाइलिंग के लिए हम दूसरा लेक्चर रखेंगे, सो आई थिंक इट विल नॉट बी फीसिबल, सो लेट अस कंप्लीट इट। क्रिमिनल प्रोफाइलिंग की बात करते हैं। क्रिमिनल प्रोफाइलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रापोलेटिंग एन ऑफेंडर्स ट्रेट्स फ्रॉम हिज और हर बिहेवियर एट द क्राइम सीन। इसका क्या मतलब बनता है, ये एक प्रोसेस है क्रिमिनल प्रोफाइलिंग, ठीक है। मान के चलो आपको ये पता है कि जो क्राइम है वो पेंसिल से किया गया है, ठीक है, और जो है साइकोलॉजिस्ट वगैरह जो होंगे,
ठीक है, फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, दे विल डिटरमाइन डिफरेंट ट्रेट्स, जो क्लूज़ उसने छोड़े होंगे, ठीक है, अपने क्राइम सीन पे, उन सब के बेसिस पे क्रिमिनल के कुछ एट्रीब्यूट्स बताए जाते हैं. फॉर एग्जांपल द क्रिमिनल इज़ लेट्स से 18 to 30 ईयर्स ओल्ड या 18 to 20 ईयर्स ओल्ड और मे बी इन हिज अर्ली 20s. ठीक है, ये कोई यंग लड़का है, ठीक है, वो लड़के का मान के चलो कोई टैटू रहेगा बॉडी में, ठीक है, या फिर उसकी राइटिंग ऐसी होगी, सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, सर्टेन एट्रीब्यूट्स दैट यू कैन लाइक कंक्लूड फ्रॉम दिस प्रोसेस. ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिमिनल प्रोफाइलिंग. इस प्रोसेस में आप क्या काम करते हो, ऑफेंडर के ट्रेट्स को आप फिगर आउट करते हो फ्रॉम हिज और बिहेवियर और एट्रीब्यूट एट द क्राइम सीन. तो उससे आप वो पर्टिकुलर एक नोशन बना रहे हो अपने दिमाग में, या आप एक प्रॉपर ट्रेट्स को आप नोट डाउन करके एक प्रोफाइल बना रहे हो क्रिमिनल का कि हमारा ऑफेंडर ऐसा हो सकता है. इट हेल्प्स इन नैरोइंग डाउन द सस्पेक्ट लिस्ट और आपको हेल्प करता है क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने में. अंडरस्टूड. चलो अब हम आगे बढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू डोगलास एंड ओल्शेकर 1995, द क्रिमिनल प्रोफाइलिंग इज द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड इन्वेस्टिगेशन यूजिंग इंफॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल. जो इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है उससे आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, ठीक है, और आप एक क्रिमिनल का प्रोफाइल बिल्ड कर रहे हो अबाउट एन ऑफेंस एंड द क्राइम सीन. ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास रेडिली अवेलेबल है ऑफेंस के बारे में, क्राइम के बारे में और क्राइम सीन का, to create a psychosomatic depiction of the criminal I think criminal है ये, ठीक है, क्रिमिनल ऑफ द क्राइम, जिसने मतलब इसको ऑफेंस जो किया होगा उस ऑफेंडर के बारे में. इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑफेंडर प्रोफाइलिंग. क्रिमिनल प्रोफाइलिंग इज ऑल्सो नोन एज ऑफेंडर प्रोफाइलिंग. फॉर इंस्टेंस, अ प्रोफाइलर वुड स्ट्राइक टू डिटरमाइन क्रिमिनल्स एज, क्रिमिनल का एज, जेंडर क्या है, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री क्या है, व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड, उसने वेपन कौन सा यूज़ किया, ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं. अब क्रिमिनल प्रोफाइलिंग के टाइप्स की बात करी जाए, जियोग्राफिकल प्रोफाइलिंग, इन्वेस्टिगेटिव प्रोफाइल और क्लिनिकल प्रोफाइल की बात करी जाती है. ठीक है, अब प्रोसेस की बात करते हैं. पहला आता है प्रोफाइलिंग इनपुट, फिर डिसीजन प्रोसेस, क्राइम असेसमेंट, ऑफेंडर प्रोफाइल और इन्वेस्टिगेटिव यूज़. ठीक है, 5 स्टेप्स हम बताते हैं, 5 to 6 स्टेप्स बताया जाता है. अब देखिए हम स्टेप्स को डिफाइन करते हैं. फर्स्ट, प्रोफाइलिंग इनपुट स्टेप. इस इनपुट स्टेप में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द कंपाइलिंग एज मच डेटा एज पॉसिबल अबाउट द क्राइम. कि आपके पास जो डेटा है उसको आप इनपुट कर रहे हो, नाम से समझ आ रहा है, इनपुट है ना. क्या क्या आपके पास डेटा अवेलेबल है उसको आप डाल रहे हो, हाउ एंड वाई, इन सवालों का अंडरस्टैंड करने के लिए, इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए कि कैसे और वाई यानी क्यों उन्होंने ये क्राइम कमिट किया. विक्टिम का बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है उसको भी गैदर किया जाना चाहिए. ठीक है, जैसे कि मान के चलो एक कोई ऐसा क्रिमिनल है जो कि ओनली सर्टेन फीमेल्स को टारगेट करती है, जो मान के चलो लेट नाइट वर्क से घर आते हैं और वो लोग हमेशा रेड साड़ी में रहते हैं. जिस भी दिन वो रेड साड़ी में रहेंगे उस दिन उन पर अटैक होगा. तो ऐसा आप एक विक्टिम्स का इन्फॉर्मेशन से आप कुछ कंक्लूड कर सकते हो. ठीक है, तो आपको विक्टिम्स के इन्फॉर्मेशन को भी गैदर करना है. नेक्स्ट इज़ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. तो ये डिसीजन जो ये प्रोसेस है इसमें क्या होता है, प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स कैटेगराइजिंग द ऑफेंस. इस ऑफेंस को कैटेगराइज करना बाय टाइप एंड स्टाइल. आंसर्स टू क्रूशियल क्वेश्चंस आर कंपाइल्ड इन दिस स्टेप एंड डिटरमाइन अ स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन. ठीक है, इससे पहले आपने सारे प्रोफाइलिंग स्टेज में आपने क्या किया, सारे प्रोफाइलिंग इनपुट, सारे जितने आपके पास इंफॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल था उसको आपने कंपाइल किया. अब आप उसको कैटेगराइज कर रहे हो. सेकेंड स्टेप में डिसीजन प्रोसेस में आप क्या कर रहे हो, कैटेगराइज कर रहे हो, आप डिटरमाइन कर रहे हो कि इसका जो है मतलब बहुत से क्रूशियल क्वेश्चंस के आप सवाल के आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो. आप कोशिश कर रहे हो इसको स्पेसिफिकली क्लासीफाई करना. ठीक है, चलो टाइप को समझने के लिए, ठीक है, टाइप और स्टाइल को समझने के लिए चलो अब अगले में आते हैं कि क्राइम असेसमेंट क्या होता है. क्राइम असेसमेंट इज़ कैरिड आउट वंस द क्वेश्चंस हैज़ बीन एड्रेस्ड. ये जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं हाउ वाई है ना, इनके जब आपको आंसर्स मिल जाते हैं तब क्राइम का असेसमेंट किया जाता है. दैट इज़ द थर्ड स्टेप एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप. ठीक है, इसमें क्या होता है, आप परपिट्रेटर एंड क्राइम सीन perpetrator and crime has been assigned a classification. अब देखो, it is carried out once the questions have been addressed.
असेसमेंट तब कैरी आउट किया जाता है जब क्वेश्चंस का जवाब आपको मिल चुका है और परपेट्रेटर जो है, जो ऑफेंडर है और जो क्राइम है, उनको आपने एक क्लासीफाई कर दिया है। अब आप क्या करोगे? वी कैन रिकॉन्स्ट्रक्ट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कि क्या क्या हुआ होगा। मान के चलो विक्टिम वहाँ खड़ा होगा, क्रिमिनल पहले तो विक्टिम का नोन आदमी होगा, उसने नॉक किया होगा, उसने आके दरवाज़ा खोला होगा, वो जो है गया होगा, उसने बैठ के सबके साथ बैठ के पानी पिया होगा विक्टिम के साथ बैठ के, फिर जो है मौका देख के उसने मान के चलो अपने पास पड़े हुए किसी वास से विक्टिम के सर पे वार कर दिया और विक्टिम वहाँ पे मर गया। एक स्टोरी मैंने आपको सुनाया। ठीक उसी तरह से एक स्टोरी बिल्डअप किया जाता है, रिकन्स्ट्रक्शन किया जाता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का, ठीक है, जो डिटरमाइन द कंडक्ट ऑफ द विक्टिम एंड द ऑफेंडर, कि विक्टिम ने क्या किया होगा, विक्टिम ने कितना रेजिस्ट किया होगा, उसने फाइट किया होगा कि नहीं, कोई हाथापाई हुई होगी कि नहीं, और ऑफेंडर ने क्या क्या काम किया होगा, इस पर हम बात करते हैं। चलो अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, विच इज़ द ऑफेंडर प्रोफाइलिंग। इन दिस स्टेप मेक्स द प्रोफाइलर टू बिगिन स्पेक्यूलेटिंग ऑन द नेचर ऑफ द ऑफेंडर, कि ऑफेंडर ऐसा रहा होगा, ऑफेंडर की मेंटल स्टेट ऐसी रही होगी, ऑफेंडर दिखने में फिजिकली ऐसा रहा होगा। ये हम जो नोशन बनाते हैं उसके बारे में स्पेकुलेट करते हैं, सोचते हैं, ठीक है। इट विल कंटेन ऑल द डिटेल्स दैट डिस्क्राइब्स द क्रिमिनल्स एज, जेंडर, सोशल स्टैंडिंग, IQ एट्सेट्रा। देखना कई बार ऐसा होता है कि आप मान के चलो किसी विक्टिम को आप देख रहे हो जिसको चाकू से मारा गया है, तो कितने तेज़ वो चाकू चलाया गया है, कितने इम्पैक्ट के साथ, कितने प्रेशर के साथ, उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि ये किसी मर्द ने मारा होगा कि किसी औरत ने, और कितने फोर्स के साथ, वो मर्द कितना स्ट्रांग रहा होगा या फिर वो औरत कितनी स्ट्रांग रही होगी, ऐसा तो हम स्पेकुलेट करते हैं, राइट। चलो अब फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप की बात करी जाए, यूटिलाइजिंग एन ऑफेंडर प्रोफाइल फॉर इन्वेस्टिगेटिव पर्पसेस। ये जो हमने पिछले स्टेप में ऑफेंडर प्रोफाइल बनाया है, अब हमें उसका पर्पस क्या है? इन्वेस्टिगेशन है। अब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और हम क्रिमिनल को ढूंढेंगे। क्रिमिनल प्रोफाइल सर्व्स टू क्रिटिकल पर्पसेस इन द केस। The traits of the profile aid focusing in search for the perpetrator for the authorities and investigator, कि आप जो है ढूंढ के निकालो, और दूसरा है to plan the interview of suspect। पहला क्या है कि आप नैरो डाउन करो सस्पेक्ट लिस्ट को और आप लोग जो है परपेट्रेटर को पकड़ो, ठीक है, इसमें वो एड करता है, हेल्प करता है इन द सर्च ऑफ परपेट्रेटर। और दूसरा रहता है टू प्लान द इंटरव्यू ऑफ सस्पेक्ट। सस्पेक्ट लोगों के साथ कैसे इंटरव्यू करना है, क्या सवाल पूछना है, और कैसे आप डिटरमाइन कर सकते हो वेदर द सस्पेक्ट हैज़ एक्चुअली कमिटेड द क्राइम और नॉट। आप कैसे इन्वेस्टिगेट करोगे, उसमें हेल्प करता है। अब देखो रोल ऑफ मीडिया इन क्रिमिनोलॉजी। द मीडिया हैज़ अ कॉम्प्लेक्स रोल इन क्रिमिनोलॉजी, इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक परसेप्शन, क्रिमिनल जस्टिस एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन। द मीडिया हैज़ अ कॉम्प्लेक्स रोल, उसका रोल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है क्रिमिनोलॉजी में, इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन या परसेप्शन, ठीक है। क्रिमिनल जस्टिस को भी वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑब्वियसली। पब्लिक परसेप्शन को कैसे करता है? मीडिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्राइम कैन शेप पब्लिक व्यूज़। मीडिया ने बढ़ा चढ़ा के उसको अगर ऐसे बोला कि मतलब मान के चलो आप एकदम सेफ़ नहीं हो, आपको घर से नहीं निकलना है भाई, चारों ओर जो है हाहाकार मच जाएगा, लोग डर के घर में बैठ जाएंगे और कहीं निकलेंगे ही नहीं, कि अरे यार सब लोग मेन स्ट्रीम मीडिया बोल रहा है कि यार तुम घर से बाहर निकलोगे तो तुम्हारी जान चली जाएगी। समझ रहे हो बात को? ओके, ऑन द प्रेवलेंस, नेचर एंड सिवियरिटी ऑफ क्राइम, ठीक है, इनके बारे में जो भी पब्लिक ओपिनियन है वो आपको कहाँ से आता है? मीडिया से ही आता है। कभी कभी देखना कोई कोई पर्टिकुलर केस होता है जो बहुत ज़्यादा हाइप में होता है, रीज़न क्या है? मीडिया ने उसको सबके सामने लाया है और मीडिया उसके बारे में इतना आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपके परसेप्शन को इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना देता है कि मतलब सिवियरिटी भी उसके बेसिस पे आप डिटरमाइन करते हो कि अरे मीडिया ने बोला है ये तो पक्का सीवियर क्राइम होगा। समझ रहे हो? These representations can also influence public attitudes towards crime prevention strategies, criminal justice policies and social intervention। ठीक, अब क्रिमिनल जस्टिस को कैसे वो करता है, इन्फ्लुएंस करता है? मीडिया अटेंशन कैन लीड टू चेंजेस इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मीडिया स्क्रूटिनी हो, कैन प्रेशर द लॉ इन्फोर्समेंट टू रिस्पॉन्ड टू हाई प्रोफाइल केसेस, ठीक है, और ऐसे में क्या होगा? स्विफ्ट अरेस्ट होगा, एग्रेसिव टैक्टिक्स होगा, बहुत जल्दी जो है केस की सुनवाई होगी, ठीक है, और जो है बहुत जल्दी उसका रिजल्ट भी निकल आएगा, ठीक है। एक्सपीडिएट कर देता है, प्रोसेस को बढ़ा देता है, मतलब स्पीड को बढ़ा देता है प्रोसेस के, ठीक है। और आपको पता भी होगा कि जज लोगों को अलाउड नहीं होता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो या आप टीवी देखो, ये सब मीडिया वगैरह, बिकॉज आपका माइंड हैविली इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है, बायस्ड हो जाता है,
To avoid this bias, they are advised not to watch these media reports and all. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑब्वियसली द मीडिया कैन बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, जैसे कि सीसीटीवी फुटेज वगैरह है ना, अदर सिमिलर सोर्सेज, और पुलिस को भी प्रेशराइज करना, ठीक है, कि आपको जो है बहुत जल्दी एक्शन लेना है वगैरह वगैरह. देखना कुछ केसेस हाई प्रोफाइल बन जाते हैं ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ मीडिया. अब आते हैं कहाँ, सेंसेशनलिज्म, कि वो सेंसेशन क्रिएट कर देता है. सेंसेशनलाइज्ड रिपोर्टिंग कैन लीड टू प्यूनिटिव रिस्पॉन्सेज दैट प्रायोरिटाइज पनिशमेंट ओवर प्रिवेंशन और रिहेबिलिटेशन. इसका क्या काम होता है कि वो प्रायोरिटाइज करता है पनिशमेंट को, रिहेबिलिटेशन या प्रिवेंशन ऑफ क्राइम पर उतना ध्यान नहीं देता है. ध्यान इस बात पे देता है कि जल्दी से जल्दी पनिशमेंट हो जाए, बस. बायस रहता है. बायस यानी क्या, आपके दिमाग में मान के चलो एक नोशन है कि ये आदमी ऐसा होगा, इसी आदमी ने क्राइम किया होगा, तो वो बायस हो जाता है ना, प्रेजुडाइज जिसे हम बोलेंगे. Biased portrayal of the criminal justice system in the news and entertainment media can distort the reality. Reality कुछ और है, दिखा कुछ और ही रहे हैं. And undermine the fairness of the justice system. Justice system की जो fairness है उसको वो affect कर सकता है. Selective reporting. Selective reporting can distort reality. इसका मतलब क्या है, हमने पहले जो 4 चीज़ों पे चर्चा किया वो मीडिया का रोल था, और अभी हम देख रहे हैं कि मीडिया कैसे जो है नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है केसेस को. कि मान के चलो 100% है कुछ केस का, आप उसमें से 30% पे फोकस कर रहे हो, केवल 30% को ही दिखा रहे हो लोगों को, तो बाकी के जो 60% 70% है वो बाकी पब्लिक को फेक लगने लगेगा, या लगेगा कि दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. तो इससे क्या हो रहा है, रियलिटी जो है दैट इज़ गेटिंग डिस्टॉर्टेड. अंडरमाइन द फेयरनेस ऑफ द जस्टिस सिस्टम. ठीक है, दिस इज सिमिलर टू दिस पार्ट. ठीक है, नेक्स्ट, इंफोटेनमेंट. मर्जिंग ऑफ न्यूज़, एंटरटेनमेंट एंड एडवर्टाइजिंग, तीनों को आप एक साथ में मर्ज कर रहे हो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में. तो ये क्या करता है, मीडिया कंज्यूमर्स के लिए डिफ्रेंशिएट करना डिफ़िकल्ट कर देता है बिटवीन द थ्री. ठीक, तो चलिए यहाँ तक हमने बात कर लिया है. और टाइप्स की हमने बात करी थी, ज्योग्राफिकल प्रोफाइलिंग. ठीक है, ज्योग्राफिकल देखो एक ज्योग्राफी से रिलेटेड है. ज्योग्राफी दैट इज़ पर्टिकुलर प्लेस. ठीक है, मान के चलो एक सीरियल किलर है, वो एक पर्टिकुलर प्लेस से विक्टिम्स को उठाता है, तो उसने एक ना दिमाग में अपना एक क्राइम सीन का एक सेट करके रखा है कि ऐसे जगह पे मैं क्राइम को कमिट करूँगा जहाँ पे मान के चलो सीसीटीवी एब्सेंट रहेगा. ठीक है, लोग कम रहेंगे. ठीक है, रात के टाइम पे इस टाइम पे करूँगा, इस टाइम पे लोग वहाँ पे रहेंगे नहीं, सुनसान इलाका होगा, रहता है ना. तो दिस कम्स अंडर द ज्योग्राफिकल प्रोफाइल. तो आई बिलीव ज्योग्राफिकल और क्लिनिकल प्रोफाइल आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा है, ना ही मैंने इन्वेस्टिगेटिव प्रोफाइल को उतना ज़्यादा एक्सप्लेन करा है. मैंने आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया है क्रिमिनल प्रोफाइलिंग के टाइप्स का, क्रिमिनल प्रोफाइलिंग के प्रोसेस का. अगर आपको फिर भी लगता है कि टाइप्स में मुझे कोई डिटेल वीडियो लाना चाहिए, 5 मिनट्स या 10 मिनट्स में मैं एक्सप्लेन करते हुए एक लेक्चर ले आऊँ, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन so that I can work on it and I can just upload the video lecture as soon as possible. Thank you so much guys. So I will update this PDF in our official Telegram group. ठीक है, thank you so much and keep learning. Bye bye.